नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज वापस से परेड ग्राउंड में है। परेड ग्राउंड में आने का मुख्य मकसद अब एक ऐसा चलन हो गया है कि हर दिन ही युवा सड़कों पर है। युवा ही नहीं, महिलाएं भी और तमाम लोग। आज कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, ये तमाम पेपर दे चुके हैं और अब तक इनका किसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो किसी को नियुक्ति नहीं मिली है। आइए इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हैं आप? जी सर, हम लोग इस नियुक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और हमें लगता है शायद हमने कोई गलत काम कर दिया, कोई पाप कर दिया। ठीक है, अपने छोटे बच्चे छोड़ के, सास ससुर को छोड़ के बार बार रेडी होते हैं, हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ता है। और हमने ये सोचा भी नहीं था कि जॉब, ये सोचा कि दिल्ली रह के, लेकिन हमें उत्तराखंड से प्यार है। हमने यहाँ अप्लाई किया जॉब के लिए और जॉब दिया है, सब कुछ हो गया, ओके है, डीवी भी हो चुका है। ठीक है, अब सिलेक्शन के लिए अब हम धक्के खा रहे हैं। कब हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, कब होगी, क्या कर सकते हैं। सही बात है। देखिए, दिल्ली से भी यहाँ पर आए हैं, कहीं अलग अलग जगह से आए हैं, बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग क्यों इकट्ठा होने को मजबूर हैं? क्यों ये मजबूर हैं कि आज हम सचिवालय कूच करें, कल हम मुख्यमंत्री आवास कूच करें और तमाम युवा इसी तरह से सड़कों पर हर दिन दिख रहे हैं। क्या इतनी क्या व्यवस्था कितनी है? आप कहाँ से आए हैं? सर मैं श्रीनगर से आई हूँ। श्रीनगर से आए? यस सर। आपने भी एलटी का पेपर सर दिया है। 31 अक्टूबर को हमारा रिजल्ट आ गया था, तब से हम 1 साल होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं सोचती कि बच्चों का कितना मेंटल प्रेशर हो रहा है यहाँ पे। हम किसको जवाब दें? फिर भी तो अब हम रैली कर सकते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। तो कितनी रैलियां और करोगे? 2, 4, 5? कितने दिनों से तो रैलियां ही चल रही हैं। हिम्मत नहीं है सर, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। फैमिली वालों का भी अलग ही होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारा काम तो पेपर देना था ना सर। हमने सिलेक्शन ले लिया, ईमानदारी से पेपर दे दिया, तो ये हमारा काम थोड़ी है कि आप ये कर रहे हो, रैली दे रहे हो। रुआ से बड़े हो गए हो आप, क्या रोना हर दिन आता है या चीजें जैसी हो रही हैं? सर आता ही है रोना, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। हमें प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिलती हैं क्योंकि हमारा सिलेक्शन हो रखा है। वो भी बोलते हैं कि तुम तो सिलेक्टेड हो, कभी भी चले जाओगे। हम घर में 1 साल हो गया सर, घर में ऐसे बैठे हुए सोचते हैं। फिर तो अब सर एक ही तो माइंड में एक ही ध्यान आएगा ना कि सोसाइटी वाला ही आएगा, क्या करें अब। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इनको ऐसे रुलाओ, सड़कों पर छोड़ दो। कोई अंकिता बनेगी, कोई और कोई। ये युवा आज नौकरी के लिए भी बाहर नहीं जा पाता क्योंकि इनका रिजल्ट तो आ गया लेकिन नियुक्तियां नहीं है इनके पास। और ये आज की कहानी नहीं है, ये कई दिनों से, कई महीनों से ऐसे ही धरने दे रहे हैं। सचिवालय हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, तमाम कूच ये करते रहते हैं। कभी परेड ग्राउंड पर तो कभी गांधी पार्क पर। आप कहाँ से? हम थे कितने भोले भाले तभी बने शासन के निवाले। कितनी बड़ी बात है। कहाँ से आए हैं? धन्यवाद सर, मैं चमोली से आई हुई हूँ और सर बहुत परेशान हूँ। कितने ही बार देहरादून से वापस चमोली, चमोली से वापस देहरादून, पूरे परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और सर खेती वगैरह सब छोड़ के, क्योंकि कुछ तो करना ही है जीवन निर्वाह के लिए, नियुक्ति मिल नहीं रही है। तो सर इसलिए बहुत परेशान हो गए हैं। कल रात को यहाँ पर पहुंचे, सुबह सुबह यहाँ खड़े हो गए हैं, ना रहने का कोई ठिकाना है। अब तो जिनके घर में जैसे रह भी रहे हैं तो वो भी परेशान हो गए। हाँ सही बात है, वो भी बोलेंगे कितनी बार आ रहे हो तुम, हमेशा ही आते रहते हो, फ्री का खा रहे हो, फ्री का रह रहे हो। नहीं भी ऐसा बोल रहे होंगे पर दिल में तो होगा उनके। सर बहुत ज्यादा कभी नहीं सोचा था कि किसी के ऊपर हमें से डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। कभी पढ़ाई के लिए, बुक्स के लिए, अब हो ही जाता है सर, मांगना पड़ता है पैसा। अब रैली के लिए मांगो, कई बार तो ये हो जाता है कि कैसे मांगे वाली सिचुएशन है। तो सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, कितनी बार रैली कर गए, हमें काउंट भी नहीं किया। अब तो काउंट नहीं करना भूल गए। बिल्कुल, रैलियां भी काउंट करनी बंद कर दी। आप कहाँ से आए मैम? सर मैं हरिद्वार से आई हूँ। अच्छा। सर हमारी नियुक्ति के लिए हमें 2 साल से संघर्ष करना पड़ रहा है और 2 साल से हम लगातार ऐसे ही आंदोलन, रैलियां करते आ रहे हैं, जिसका सरकार के कान पर जू भी रेंग नहीं रही है। इसके लिए सर हमने जो पेपर निकाला था, 31 दिसंबर में हमारा रिजल्ट आया था और जनवरी में, 7वें महीने में, जनवरी में, जुलाई में हमारा वो हो गया था डीवी। और सर डीवी से अब तक हमारा 6-7 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई सूद नहीं है कि इन्हें नियुक्ति कब देनी है। नियुक्ति का पता नहीं चल रहा। एक कला वाले वर्ग के बच्चे भी हैं जिनका कहते हैं कि पेपर ही नहीं आया, हमारा रिजल्ट ही नहीं आया। यहाँ पर ये देखिएगा, अलग अलग पट्टियां लगा कर बच्चे आए हैं। मैं, हाँ भाई कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तरकाशी से हूँ। अच्छा जी सर, जैसे जो एलटी प्रकरण चल रहा है सर, इसमें 1431 पद थे और 13 विषय थे। इसमें सभी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन एक विषय ऐसा है कला, जिसका भी रिजल्ट भी नहीं आया। और ये रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है, जो सिर्फ सरकार की कमियों के कारण चल रहा है। वहाँ डेट पे डेट ही मिलती है, पिछले 1.5 साल से ये न्यायालय में चल रहा है। और इसमें सरकारी पार्टी, हम उसमें पार्टी भी नहीं बन सकते अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सरकार पे ही केस करा गया है। वो सरकार की कुछ कमजोरी रही होगी या
उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा। और माननीय न्यायालय की फर्स्ट बेंच में सबके हित में फैसला भी आ चुका है, अभी डबल बेंच में चल रहा है और उसमें डेट पे डेट मिलती है। सरकार के वकील वहाँ हमारी पैरवी नहीं करते, अच्छे से खड़े नहीं होते, इस वजह से हमारा रिजल्ट नहीं आया। हम बहुत दुगुनी पीड़ा से गुजर रहे सर, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया तो हमारा भविष्य सिक्योर नहीं है। हमने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता, ये जो इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाती है सरकार, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, इतनी महिलाओं के लिए हमने चीजें कर दी, तमाम चीजें वो कर रहे हैं, जो आज ये हो क्या रहा है? ये अगर ये तमाम लोग अगर नौकरी पाए हुए होते कि सड़कों पर होते। 2 दिन पहले हमने गेस्ट टीचर का हाल भी आपको दिखाया था, वो बेचारे भी तकरीबन 3 से 4 हजार की संख्या में देहरादून में बैठे हुए हैं। ये अलग लोग हैं, इनके साथ स्टेनो वाले भी हैं, एलटी वाले भी हैं, और तीसरा कौन सा है? वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक वाले। अलग अलग वर्ग के बच्चे आज सड़कों पर हैं, महिलाएं भी हैं तो पुरुष भी हैं, और सभी युवा हैं, और उम्र के उस दहलीज पर हैं जहां पर बहुत कुछ अब और करने के लिए नहीं है। जो उन्होंने पेपर निकाला वो निकाल दिया। कई महिलाएं यहां पर शादीशुदा हैं, किस तरह से वो तैयारी करती होंगी, क्या वो कर पाती हैं, उसका भी नहीं पता। वीडियो बीपीडीओ चयन का हमने प्रक्रिया देखी, किस तरह से उसमें धांधली हुई, तमाम चीजों को हमने देखा। ये जो तमाम बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिएगा किस तरह से अपने आप को कोस रहे हैं, ये क्योंकि एक पेपर इन्होंने दिया था, उसकी तैयारी इन्होंने की है, लेकिन आज तक इनको कभी भी सफलता नहीं मिल पा रही। एक और युवा भी है यहाँ पर, औरों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तरकाशी से हूँ सर। उत्तरकाशी जी सर। सर हमारे मैं एलटी चयनित हूँ सर। हमारा रिजल्ट 1 साल होने को सर। थोड़ा इधर को आ जाओ। हाँ। अभी तक सर हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है, और आयोग के पास जाते हैं, आयोग बोलता है कि सरकार का मसला है, सरकार के पास जाते आयोग का है। सर जब हम तैयारी करते हैं तो हम ये सोच के तैयारी करते सर ये हमारा एग्जाम है, हमको इसकी तैयारी करनी है। हम सर ये सोच के नहीं करते कि कौन सा आयोग एग्जाम करा रहा है, कौन सा प्रिंटिंग प्रेस एग्जाम को जो प्रिंट करेगी, या कौन सा नकल माफिया इसमें हम ये अभ्यर्थी ये नहीं सोचता सर। हम ये सोचते हैं कि ये हमारा सिलेबस है, हमको इसको पूरा करना है, इतने ड्यूरेशन में इसको रिवाइज करना है, इतना प्रैक्टिस सेट लगाने, और इतने डेट को इस डेट को हमारा जो है एग्जाम होगा और हमको एग्जाम पास करना है। तो एग्जाम आप इतने रुआसे से क्यों हो गए हैं? अभी सर मेरे पापा की डेथ हुई सर, रिसेंटली 10 दिसंबर को हुई है। जरा नजदीक आइए, सुनिएगा बातों को। 10 दिसंबर को इनके पिताजी का निधन हो गया और ये आज सड़कों पर है। क्या इनको नहीं चाहिए था कि ये घर पे रहते, तमाम क्रियाक्रम जो प्रोग्राम होते हैं उनमें रहता है आदमी? और ये भी सही कह रहे हैं, यहाँ पर कोई आवाज दे रहा है कि कहीं ना कहीं पिता व्यथित थे कि युवा उनका जो बेटा है वो नौकरी नहीं पा रहा है। क्या करते थे पिताजी? सर पिताजी खेती बाड़ी करते, बहुत मेहनत की सर उन्होंने मुझे पढ़ाने में, और जब सर मेरा रिजल्ट आया तो बहुत खुश थे वो कि चलो मेरे बेटे की नौकरी लग गई है। और मतलब उनका बहुत बड़ा सपना था सर कि मतलब वो मुझे नौकरी करते देखना चाहते थे। और जब वो हॉस्पिटल आए सर 15 दिन तक, तो मुझे बार एक ही बार, क्योंकि सर जब उनको दवाई दी जाती है थोड़ी बहुत नींद आ जाती है, होता ही है। जब उनकी नींद खुलती मुझे एक ही बात पूछते थे कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारी ज्वाइनिंग कब हो रही, बस आखिरी सांस तक सर यही बात पूछ रहे सर मुझे। अब तो सर ये मतलब ये सरकार का सर ये रवैया है सरकार का कि सरकार चाहती है कि सरकारी रोजगार से मोह भंग करना चाहती है, तभी सर इस तरह से लटका रही हूँ ताकि युवा जो है सरकारी जॉब की तरफ ना देखे। और संवेदनाएं देखिए कितनी मरी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक व्यक्ति जो जाते जाते भी एक सपना लेकर अपने साथ चले गए कि मेरे बेटे की कभी नौकरी लगेगी। और ये तमाम जो युवा हैं यहाँ पर, इनके यहाँ भी कहानियां ऐसी होंगी। उत्तराखंड बहुत ज्यादा रिच स्टेट नहीं है। हमारे जो आम आदमी है या आम युवा जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। घर का खर्चा किस तरह से मैनेज होता है, क्योंकि बच्चों को अगर देहरादून या हल्द्वानी या बड़े शहरों में पढ़ाना होगा तो 4-4, 5-5 हजार रुपए हर महीने देना पड़ता है। वो कैसे मैनेज कर पाता होगा ये पता नहीं। इस तरह युवा जब निकल जाता है तो घर वालों की आस बढ़ती है कि नौकरी लगने वाली है, हमारे बच्चा आप कुछ करेगा। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से अगर सड़कों पर उतरकर इनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर या ऐसी मानसिकता पर जो इनको नौकरी करने से वंचित रखती है। ये देखिएगा ये तमाम लोग आज भी यहाँ पर किस तरह से बस अपने आप को झोंके जा रहे हैं इन तमाम चीजों में। आप सबसे जुड़े रहेंगे हम, इस तरह से बातें होती रहेंगी, लेकिन आखिर कब तक? उत्तराखंड का ये माहौल हमें बदलना होगा, युवाओं को रोजगार देना होगा, तमाम चीजें जरूर करनी होंगी ताकि उत्तराखंड सक्षम बने। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर, इन लोगों की आवाज हमेशा ऊंची आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।